आज मुझे हैरानी तब होती है जब मुझे इंस्टाग्राम पे हर तीसरा मैसेज जो है ना वो यही कह रहा होता है कि हमें बताएं कि हम जो है ना किस तरह अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें यूएसएमएल की अगर हम फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में। तो जब मेरा फर्स्ट ईयर के अंदर एडमिशन हुआ तो मैं क्या सोच रहा था, मैं सोच रहा था कि मैंने किस तरह सीनियर से बचना है। सीनियर से क्यों बचना था? ताकि वो मेरी फूलिंग ना कर सके। अब लाजमी सी बात है, आपका मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन होता है और आपकी अच्छी भली इज़्ज़त होती है ख़ानदान के अंदर, और आप पहले दिन पहुंचने हैं तो आपको पता चलता है कि वो लाइन लगी हुई है, फूलिंग हो रही है, तो आप थोड़ा डर से जाते हैं। सो हमारी कोई इज़्ज़त थी क्योंकि हम अपने ख़ानदान के शायद पहले नहीं तो दूसरे मतलब कज़न थे जिनका एडमिशन हुआ था। उस टाइम के ऊपर एमबीबीएस में पहुंचना इतना बड़ी बात थी, तो कभी मेरे जहन में ख़याल भी नहीं गुजरा था कि मैंने कभी दूसरे मुल्क में जा के ना मैंने अपनी स्टडीज़ करनी है या अपनी रेजिडेंसी करूँगा। फर्स्ट ईयर हमारी स्टार्ट हुई ना तो मतलब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, मैं भी बहुत ज़्यादा एनर्जी के अंदर, तो मैंने कहा मैंने कुछ ना कुछ मार्क छोड़ के जाना है इस मेडिकल कॉलेज के अंदर। सीनियर से बताते हैं कि काम डाउन, आपका हर साल भी आपने पास करना है, उसके बाद हाउस जॉब पड़ा है, फिर आपने FCPS पार्ट 1 करना है, तो एग्ज़ाम आएगा, तो आराम से अपनी एनर्जी संभाल के रखो। तो अगर हम FCPS और USMLE का कंपैरिजन करें तो FCPS के अंदर जो है ना आपका जो एग्ज़ाम है पार्ट 1 का वो हाउस जॉब के भी बाद आएगा, यानी कि अगर आप फर्स्ट ईयर के अंदर हैं तो तकरीबन आपको 6.5 ईयर्स के बाद आपने एग्ज़ाम देना है, और बहुत लंबा टाइम है ये। और अगर आप USMLE का देखें तो अगर आप USMLE थर्ड ईयर के अंदर देते हैं तो अगर आपका फर्स्ट ईयर आपने MBBS में है तो आपने उसकी प्रिपरेशन जो है ना आपको सेकंड ईयर से स्टार्ट कर देनी पड़ेगी, तो यानी कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 साल है जिसके अंदर आप अपने आप को स्ट्रीमलाइन करना है। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं कि अभी जो हमारी फर्स्ट ईयर है तो क्या ये थोड़ा जल्दी नहीं है कि USMLE का हम सोचना शुरू कर दिया। जितना जल्दी भी आप सोच रहे हैं ना उतना अच्छा है। उसकी रीज़न ये है कि बहुत सारे लोगों को इस बात का अंदाज़ा या एहसास तब होता है जब वो अपना फाइनल ईयर MBBS कर चुके होते हैं या अपनी हाउस जॉब कर चुके होते हैं कि यार अब हमने USMLE के पाथ पे जाना है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ स्क्वीज़ हो गई है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर के अंदर ये चीज़ सोच रहे हैं तो आपके जहन में होना चाहिए कि मैंने थर्ड ईयर के अंदर एग्ज़ाम दे देना। तो जब आप ये सोच रहे हैं कि मैंने थर्ड ईयर के अंदर एग्ज़ाम दे देना तो फिर आपने प्रिपरेशन भी उस लिहाज से करनी है। तो बजाय इसके कि आप अपना जो स्टेप 1 है जो कि फर्स्ट पार्ट है USMLE एग्ज़ाम का वो आप दें फाइनल ईयर के बाद, वो आप दे सकते हैं थर्ड ईयर के अंदर। ये ना हो कि दरमियान में जब हमारे मिड ऑफ द फर्स्ट ईयर पहुंचे या फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देखें तो हम डामाडोल से हो जाए कि यार कौन सा ज़रूरी है ये चीज़, हम यहाँ भी तो FCPS कर सकते हैं। और वही जो है ना डाउनफॉल आपका स्टार्ट हो जाता है जब आपने एक ड्रीम को छोड़ देते हैं। क्योंकि हो सकता है फिर जब आप हाउस जॉब कर रहे हैं और फिर आप सोचेंगे ओ अब मैंने जो है ना USMLE की तैयारी करनी है, और उस टाइम तक आपका वो वाला जो आप टाइम यूज़ कर सकते पीछे वाला वो सारा का सारा टाइम निकल गया होगा। सो जो USMLE है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि USMLE एग्ज़ाम है क्या। तो बेसिकली ये है कि यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है। इसके अंदर बेसिकली इसको करने के बाद हमें अलाउ होता है कि हम यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो है ना क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकें, और इस प्रोसेस के दौरान जो है ना हमने जाना होता है और जाके अपनी CV देनी होती है, अपने आप को मनवाना होता है, डिफरेंट चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उन चीज़ों से हमने शो करना होता है कि जो उनके अमेरिकन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं जो वहीं के कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हैं हम भी उनके इक्वलेंट है। सो जो USMLE है उसके अंदर आप सिर्फ एग्ज़ाम को देखें तो उसके 3 स्टेप्स हो गए, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। तो स्टेप 1 जो है ना वो पहला पोर्शन है जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है। तो स्टेप 1 की प्रिपरेशन और वो सारी चीज़ें तो हम देखते ही हैं, लेकिन जो स्टेप 1 है कुछ लोग फाइनल ईयर के बाद देते हैं, कुछ लोग हाउस जॉब के बाद देते हैं, कुछ लोग अपनी रेजिडेंसी के बाद देते हैं, लेकिन अमेरिकन मेडिकल कॉलेज के ग्रेजुएट के साथ कंपीट कर रहे हैं तो वो अपनी ड्यूरिंग मेडिकल स्टडीज़ ही USMLE का एग्ज़ाम दे देते हैं। तो अगर आपने भी एग्ज़ाम दे दिया होगा तो ये एक अच्छी चीज़ है, आपकी CV में ऐड ऑन हो जाएगा। दूसरा ये कि अगर आपने स्टेप 1 दिया हुआ है तो फाइनल में आप स्टेप 2 दे सकते हैं, तो फिर आप रेजिडेंसी हाउस जॉब के बाद या हाउस जॉब से पहले जो है ना आप रेजिडेंसी के अंदर मैच कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर स्टेप 1 की तैयारी करें ना फर्स्ट ईयर में तो आपको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। स्टार्ट्स विद द बेसिक। सो फर्स्ट ईयर जो है ना उसके अंदर हमने बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, एनाटमी हो गई, फिजियोलॉजी होगी, बायोकेमिस्ट्री होगी। इसके अलावा जो है ना कुछ हमारे मॉड्यूलर सिस्टम भी चल रहे होते हैं। तो सबसे ज़्यादा ये चीज़ ज़रूरी है कि हम लोग इस चीज़ पे फोकस करें कि हमने जो है ना बहुत अच्छे करने हैं कॉन्सेप्ट्स अपने, और जब हमारे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे तब हम एडवांस टॉपिक की तरफ जा सकेंगे। अगर आपको बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी आती होगी अच्छी तभी आप उसको पैथोलॉजी के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें आती होंगी और पैथोलॉजी आती होगी तब आप फार्माकोलॉजी को इंटीग्रेट कर सकेंगे। तो जब फर्स्ट
जो आपका स्टेप है उसके अंदर जब आपने ये सारी चीज़ें आपको टेस्ट कर रहे होंगे, तो अगर आपके पास नॉलेज साउंड होगा और आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी, तो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप ले रहे होगे ना वो आप इजीली ले रहे होगे। तो यूएसएमएलई के करने का ये कोई मतलब नहीं है कि आपने अपनी क्लासेस के अंदर परफॉर्म नहीं करना है या आपने उसको बिल्कुल साइड लाइन लगा देना। वो ही तो असल बेसिक्स हैं, वहीं से तो आपने स्टार्ट लेना है। तो उसमें आपने क्या है कि आपने अच्छे से नोट्स लेने हैं, अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग लेनी है, अपने आप को समझाने की कोशिश करनी है। और डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स हो तो वहाँ रुक जाना है कि यार इसको मैंने समझना है कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। कुछ कॉन्सेप्ट्स इस तरह होते हैं कि ए पॉइंट से आप बी पॉइंट पर जाएंगे, बी से सी पे जाएंगे। अब कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं कि जो लिखते हैं कि ए से लेके आपने जेड पे जाना है, जेड से लेके एक्स पे आएंगे, एक्स से लेके वाई पे जाएंगे। मतलब कि एक कॉन्सेप्ट ईजी होगा और एक कॉन्सेप्ट डिफ़िकल्ट होगा। हमारी आदत होती है कि हम ईजी कॉन्सेप्ट तो हमें आसानी से पता चल जाता है तो उसको तो हम पकड़ लेते हैं, लेकिन जो जैसी डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट आता है तो हम कहते हैं हमने इस पर क्या यार 15-20 मिनट लगाने, इसको फारिग करा देते हैं। तो वो जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वही यूएसएमएलई जो है ना उस पॉइंट को टेस्ट करते हैं। तो आपको जब भी कोई डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट आए ना कि यार ये चीज़ मुझे अंडरस्टैंड नहीं हो रही, तो उसको ज़रूर देखें कि इसको मैं किस तरह मैं इसको समझ सकता हूँ। और जब आप उस चीज़ को समझेंगे तो आपके जो डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो फिर आपके लिए ईजी होते जाएंगे। और अगर आपने डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स को छोड़ दिया ना तो फिर आगे एग्ज़ाम के दिनों के अंदर भी ना स्टेप 1 के दिनों के भी आपको डिफ़िकल्टी हो रही होगी। अब आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि उन्होंने कोई भी रिलेशनशिप दिया होगा कि एक बंदा आया है, उसकी जो है ना डेथ हुई हुई है और उसके बाद जो है ना उसकी ऑटोप्सी करते हैं। तो ऑटोप्सी करने के बाद डेज़ गुजर चुके हैं, तो अब उसकी हार्ट की उन्होंने बायोप्सी किया है क्योंकि उसकी फैमिली ने कंसेंट दे दिया। तो अब जब उसकी हार्ट की बायोप्सी किया तो उसके अंदर से उनको कोई पिगमेंट्स मिले हैं, तो वो पिगमेंट्स कौन से होंगे, कौन सा डे है जो कि पैथोलॉजी का आ जाता है। फिर उसके अंदर फिर जब वो आपको देंगे कि कौन सा पिगमेंट मिला तो वो हिस्टोलॉजी का सेक्शन आ जाता है। फिर आपको यूनिट जो है ना वो आपको कार्डियोवास्कुलर होता है। मतलब वो डिफरेंट तरह से इंटीग्रेट करके आपको एमसीक्यूज़ देंगे। आपकी बेसिक्स जो है ना वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, हार्ट की फिजियोलॉजी का नहीं पता, हिस्टोलॉजी की बेसिक्स का नहीं पता, तो आपके लिए फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। जो सेकंड बात है कि आपने रिसोर्सेज को ना वाइजली यूज़ करना है। अब आप यूएसएमएलई को अगर जाके सर्च करेंगे ना तो मैं आपको बता दूंगा आपको तकरीबन 50 रिसोर्सेज मिल जाएंगे कि ये यूएसएमएलई की तैयारी के लिए आपको चाहिए। तो ये तो इतने सारे रिसोर्सेज हैं कि अगर आप पूरी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, अप टू फाइनल ईयर तक भी लगा देंगे ना तो आप इन रिसोर्सेज को कवर नहीं कर सकते। तो आपने ये सोर्सेज सिर्फ वही यूज़ करने हैं कि जो कि हाई क्वालिटी हों और जो कि बहुत कॉम्प्रीहेंसिव हो। मतलब उनके अंदर जो है ना प्रॉपर ये स्टेप 1 का एग्जाम उधर से ही आता होगा, जो स्टेप 1 में रिलेटेड बातें हैं ना वो उस रिसोर्सेज के अंदर लिखी होनी चाहिए। बाकी जो रिसोर्सेज है उनको आप ऐड ऑन तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने मेन फोकस मेन रिसोर्सेज पे रखना है। पहली रिसोर्स है फर्स्ट एड। सो फर्स्ट एड जो है ना बेसिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक है जिसके अंदर बताया हुआ है हर टॉपिक से रिलेटेड, हर सिस्टम से रिलेटेड, हर डिजीज़ से रिलेटेड। लेकिन उस बुक के अंदर ना बहुत मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, एक्स्ट्रा डिटेल नहीं लिखी हुई। तो वो जब आप बुक कर लेते हैं तो आपके तकरीबन ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। लेकिन जो रिसोर्स है वो है यूवर्ल्ड। सो यूवर्ल्ड जो है ना जस्ट जिस तरह आपका यूएसएमएलई का एग्ज़ाम आना है ना उस तरह का एक क्वेश्चन बैंक है जिसमें सारे क्वेश्चन दिए होते हैं जो आपने सॉल्व करने होते हैं। तो जो यूवर्ल्ड है उसकी फिर सब्सक्रिप्शन होती है 1 ईयर की, 2 ईयर्स की, वो आपने लेनी होती है। इसके अलावा जो है ना जो थर्ड है, थर्ड जो है वो है पैथोमा, और उसके साथ उसके कुछ वीडियो लेक्चर्स भी हैं। तो अगर किसी ने पैथोलॉजी को बहुत ज़्यादा डिटेल में देखना हो या पैथोलॉजी को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना हो, क्योंकि पैथोलॉजी एक मेजर सेक्शन है यूएसएमएलई का, तो उसमें आपने पैथोमा को यूज़ कर सकते हैं जो कि बहुत ही हाईली रिकमेंडेड सोर्स है। वैसे तो ये है कि इन रिसोर्सेज के अंदर काफ़ी कुछ कवर है। अगर कुछ चीज़ें कवर नहीं हैं तो आप उसमें स्टिकी नोट्स ऐड कर सकते हैं, अपनी बुक ले सकते हैं फर्स्ट एड, उसके दरमियान पेजेस लगा सकते हैं, तो जिससे जो है ना आप मतलब अगर कोई एक्स्ट्रा बात है ना तो आप उस पर लिख सकते हैं। अब ये आपने रिसोर्सेज जो है ना उनको कब कब यूज़ करना है। तो जो फर्स्ट एड है ना वो तो आपकी स्टार्ट ऑफ द एमबीएस ही आपने उसको यूज़ करना है। मतलब फर्स्ट एड जो है ना वो एक ऐसी बुक है कि जोन सा आप टॉपिक पढ़ेंगे ना वो उसके अंदर है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर के अंदर अपने एमबीबीएस के मेडिकल कॉलेज में अगर आप एनाटमी से कुछ पढ़ रहे हैं तो वो उसके अंदर है, बायोकेमिस्ट्री से पढ़े हैं वो भी उसके अंदर है। जो भी आप क्लास में पढ़े ना वो उधर फर्स्ट एड से भी देखें। उसकी वजह ये है कि फर्स्ट एड में शायद जो है ना जो 7-8 सफ़ों का जो चैप्टर है वो आधे पेज पे लिखा होगा, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसको देख सकते हैं कि अगर कोई इंपॉर्टेंट बात है वो भी इस पर ऐड ऑन कर सकते हैं। और म्यान में पेजेस लगाएंगे तो आपके पास एक अच्छी खासी स्पेस भी है जिस पर आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। तो फर्स्ट एड जो है ना आपकी स्टार्ट ऑफ द एमबीबीएस आपकी ज़रूरी है कि आप उसको उसी टाइम से उसको अंडरस्टैंड करना शुरू करें, उसको पैटर्न देखना शुरू करें, उसके अंदर अपने नोट्स डालना शुरू करें और देखें कि आपने उसको किस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो दूसरा रिसोर्स है वो है यूवर्ल्ड का। सो यूवर्ल्ड यूजली जो है ना लोग 6 मंथ्स के लिए लेते हैं, 1 ईयर के लेते हैं, लेकिन अगर आप 3rd ईयर का आपका टाइम है और आप देते हैं कि मैंने एग्ज़ाम जो है ना वो अपना 3rd ईयर के अंदर देना है,
तो उस सिचुएशन के अंदर जो है यू वर्ल्ड वो आपने अपना लेना है सेकेंड ईयर के अंदर और यू वर्ल्ड को स्टार्ट कर देना है करना। और यू वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट मोड्स होते हैं, उसमें होता है कि जब आपने एक यूनिट आप करेंगे तो आप उसी यूनिट से रिलेटेड MCQs भी कर सकते हैं, तो आपकी उस तरह प्रिपरेशन भी हो रही होती है। तो यू वर्ल्ड जो है ना वो आपने सेकेंड ईयर के अंदर परचेज़ कर लेना है अगर आप मतलब फर्स्ट MBBS के अंदर है। और अगर आपको ज़्यादा टाइम है तो इवन यू वर्ल्ड आप 2 ईयर्स के लिए भी ले सकते हैं। तो इसमें कोई मतलब मसला नहीं है लेने का, लेकिन बस ये है कि आपने रिलैक्स नहीं हो जाना कि मेरे पास तो 2 साल का यू वर्ल्ड है तो मैं बस रिलैक्स ही होकर एग्ज़ाम दूँ। आपने जोन सी अपनी डेट रखी है उसके बस थोड़ा सा आगे पीछे होकर उस डेट के ऊपर एग्ज़ाम दे देना है आपने, ठीक है। क्योंकि स्टेप 1 पास एंड फेल है तो अभी स्कोर्स इतना मैटर नहीं करते, चाहे आपने 260 लिया हो, 240 लिया हो, 230 लिया हो, साउंड नॉलेज के साथ ना स्टेप 1 को क्लियर कर लें ताकि फिर आपके पास टाइम हो मैक्सिमम कि आपने स्टेप 2 के ऊपर एक स्कोर अपना लेना होगा और वो भी आप फाइनल ईयर MBBS के दौरान ही दे दें ताकि आपकी MBBS के दौरान ही आपके स्टेप्स क्लियर हों। सो यू वर्ल्ड आपका हो गया सेकंड ईयर के अंदर। और थर्ड ईयर के अंदर फिर आपने जो सी चीज़ लेनी है वो है पैथोमा, क्योंकि कवर करते वक्त कुछ लोगों को 1 महीना लगता है, कुछ को 3 महीने भी लग सकते हैं, तो मतलब डिपेंड करता है कि आपने कितनी देर में कम। तो आपका सेकंड ईयर के पेपर्स हुए हैं या आपका रिजल्ट आता है तो आप पैथोमा को स्टार्ट करते हैं और उसको कोशिश करेंगे मैंने 1 मंथ में ख़त्म कर देना है। और उसके बाद फिर आपके 2-3 मंथ्स जो है ना डेडिकेटेड बच जाएंगे। तो जब आपके बच जाएंगे तो आपने अपना जो है ना फिर स्टेप 1 दे देना है। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जो USMLE का एक एग्ज़ाम है ना उसके अंदर वो आपकी नॉलेज चेक कर रहे होते हैं। वो कभी भी आपको ये नहीं बताएंगे कि ये पेशेंट आया तो उसको कौन सी डिजीज़ है। वो आपसे पूछेंगे कि ये पेशेंट आया है, आपने अपने दिमाग में उस डिज़ीज़ के बारे में सोचना है। उसके बाद जो है ना वो कहेंगे कि डॉक्टर ने उसको एक ड्रग प्रिस्क्राइब की है, आपने अपने दिमाग में उस ड्रग के बारे में सोचना है, उसको साइड इफ़ेक्ट हुआ है, अब वो अपने दिमाग में अपने साइड इफ़ेक्ट सोचना है। और उसके बाद वो पूछेंगे कि अब बताइएगा कि इस साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए आप कौन सी ड्रग देंगे। तो एक यूनिट्स और या एक सिस्टम से वो जंप करते करते तीसरे चौथे सिस्टम पे जाते हैं। ये मुख्तलिफ लेयर्स के क्वेश्चन होते हैं। अगर एक भी लेयर आपकी ख़राब हो जाए ना तो आप मतलब वो क्वेश्चन आपका फारिग हो जाता है। इसमें जो सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ आप कर सकते हो वो ये है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस करें। मैंने आपको पहले बता दिया कि जो यू वर्ल्ड है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। अब अगर कोई यू वर्ल्ड के अंदर उसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं ना और उसका टाइम भी ठीक है तो मतलब वो बेसिकली एग्ज़ाम को पास कर ही लेगा। अगर यू वर्ल्ड आपका अच्छा स्कोर्स नहीं दे रहा तो आपको पता चलना चाहिए कि यार मतलब मेरे स्कोर्स अच्छे नहीं आ रहे, देयर इज़ सम प्रॉब्लम। और फिर यू वर्ल्ड आपको बताएगा भी कि आपके कितने जो है ना प्रॉब्लम्स आ रहे हैं किस एरिया के अंदर, तो आप उस एरिया को इम्प्रूव भी कर सकते हो। सो तो यू वर्ल्ड जो है ना उस पर आपने प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा जो है ना एक यू वर्ल्ड के साथ जो है ना एक NBM भी होता है जो कि बेसिकली जो है ना जो स्टेट एग्जामिनेशन जो है उन्होंने कुछ अपने स्टैंडर्ड टेस्ट दिए हुए हैं कि हमारा जो USMLE एग्ज़ाम आएगा वो इसके अकॉर्डिंग आएगा। तो कुछ लोगों ने जब अपने आप को देखना होता है कि हम किस तरह की हमारी प्रिपरेशन है तो वो USMLE से पहले ना NBMEs देते हैं। तो जब आप NBME देते हो तो आपको पता चल जाता है कि आप कितने पानी में खड़े हो। तो अगर पानी थोड़ा है तो फिर आप एग्ज़ाम देना, अगर पानी बहुत ही ऊंचा है और आपके सर के ऊपर से गुजर रहा है तो फिर आप एग्ज़ाम को थोड़ा पोस्टपोन कर लेते हो, अपनी प्रिपरेशन थोड़ी बढ़ा देते हो। तो ये है कि उस स्टेज से पहुंचने से पहले ना आपने यू वर्ल्ड करना है। तो यू वर्ल्ड अगर आप सेकंड ईयर में ले लोगे तो अच्छी बात है। USMLE के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, उन कुछ क्वेश्चंस की 6 to 7 लाइंस की स्टेटमेंट होती है। जब आपके पास 6 to 7 लाइन की स्टेटमेंट आ रही होती है आपने बहुत क्विकली रीड करना होता है, क्विकली अपने दिमाग के अंदर चीज़ें जो है ना डिडक्ट करनी होती है और फिर इसका क्विकली आंसर देना होता है। तो जितनी आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप बेहतर होते रहोगे। अब अगर फर्स्ट करो कि आपकी रीडिंग स्पीड बहुत कम है और आपको नॉलेज बहुत स्ट्रॉन्ग है तो फिर भी आप उसको टाइम पे पूरा नहीं कर सकोगे। तो ये है कि जब हम स्टार्ट करते हैं ना अपना यू वर्ल्ड तो हमारा जो एवरेज टाइम आ रहा होता है जो MCQs करने का वो तकरीबन जो है ना हमारा आ रहा होता है, कोई 2.5 मिनट आ रहा होता है, कोई 3 मिनट आ रहा होता है। लेकिन फिर जैसे जैसे आप बेहतर होते रहते हो ना तो आपकी जो MCQs करने का टाइम होता है ना वो कम से कम होता जा रहा होता है। सो स्टैंडर्ड जो है ना कि आप 90 सेकेंड्स के अंदर जो है ना आपका एक MCQ होना चाहिए। तो वो तभी हो सकता है जब आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस की हो। था जो है ना प्लान योर स्केड्यूल, ये पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरह एग्ज़ाम देना है। लेकिन अब थोड़ा सा इस चीज़ को इस तरह देखने के कितने अर्से पहले आपको डेडिकेटेड टाइम चाहिए कि अब आपका एग्ज़ाम होना है तो आपको कितने अर्से पहले बस बैठ जाना है कि मैंने USMLE की तैयारी शुरू करनी है। सो ये ऐसा नहीं हो सकता कि फर्स्ट ईयर के अंदर ही आज से बैठ जाएं कि बस मैंने अब USMLE की तैयारी शुरू करनी है, उतनी देर में तो आप बर्न आउट हो जाएंगे। सो जो USMLE का एग्ज़ाम है उसके लिए एटलीस्ट जो है ना 6 to 1 ईयर आपने डेडिकेटेड टाइम अपना रखना है कि ये टाइम है इसके अंदर मैंने USMLE की तैयारी करनी है। आप कुछ लोग जो हैं वो मतलब 6 मंथ्स रखते हैं, कुछ लोग 1 ईयर रखते हैं, डिपेंडिंग कि आपका कितना नॉलेज है। तो अगर ऑन सेफ
साइड आप 1 ईयर रख लोगे तो यानी अगर आपने हाफ या मिड ऑफ द 3rd ईयर में देना होता है तो आप मिड ऑफ द 2nd ईयर से अपने बैठ जाओगे कि मैंने USMLE की तैयारी शुरू करनी है। अगर आपने 4th ईयर के अंदर अपना स्टेप 1 देना है तो फिर आप 3rd ईयर के अंदर आपको बैठना पड़ेगा ताकि आपने तैयारी कर लो कि मुझे 1 ईयर चाहिए ऑलमोस्ट। सो एक ही साल जो भी आपका डेट है तो आपने सोचना है कि मैंने ये वाली डेट पे एग्ज़ाम देना है। तो अगर आप आज फर्स्ट ईयर के अंदर हो तो आपने सोचना है कि यार अब मैं USMLE का अगर एग्ज़ाम मैं देना चाहती हूँ 3rd ईयर के अंदर तो मुझे अपनी डेट कब की रखनी है, और जब आप अपनी डेट तब की रख लोगे तो आपके लिए तब बेहतर हो जाएगा। और आपको पता होगा ना कि मैंने 1 साल पहले तैयारी शुरू कर देनी है तो आप आराम से उस टाइम पे बैठ जाओगे पढ़ाई करने। अगर आपने अपनी फर्स्ट ईयर जो है ना वो स्टार्ट ऑफ द MBBS उसको करना शुरू कर दिया था और UWorld आप 2nd ईयर के अंदर भी कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जब आपके पास तैयारी का टाइम आएगा कि आपने स्टेप 1 देना है तो आप बहुत क्विकली जो है ना चीज़ों को कर रहे होगे क्योंकि ऑलरेडी आप प्रिपरेशन के अंदर थे। और लेकिन अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करोगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो जब आपने फर्स्ट ईयर अगर अपनी स्टार्ट्स की हुई तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी कि आपका जो प्लान है ना उस प्लान के लिए आपका प्लान जल्दी का है तो ये आपको जल्दी प्रिपेयर करा देगा। और अगर आपका प्लान थोड़ा देर का है तो तब भी क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर अपनी रिवाइज़ की होगी तो तब भी आपको बहुत थोड़ा टाइम लगेगा करने में। 5वां जो चीज़ है ना वो मेरे ख्याल से इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि स्टे मोटिवेटेड। आपने अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग जो फर्स्ट ईयर के अंदर जाते हैं ना उनको तो फुल ऑफ एनर्जीज होते हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम गुजर जाता है एनर्जीज लो होती रहती है। जैसे जैसे हम सीनियर्स को अपने देखते हैं तो हमारी और एनर्जीज थोड़ी सी लो हो जाती हैं कि यार ये भी चिल करें, हम भी क्यों ना चिल करें। सो इस बात को बहुत ज़रूरी है कि आपकी एनर्जी जो है ना वो 2nd ईयर में कम होगी आज की निस्बत। और ये बेशक आप मेरी बात लिख लें लेकिन अपने आप को अपने मोटिवेट रखना है कि अपने आप को आपने डेट दी हुई है अगर आपने कि मैंने 3rd ईयर के मिड के अंदर मैंने स्टेप 1 लेना है तो आपको 2nd ईयर के अंदर ही प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी तो आपकी मोटिवेशन डाउन नहीं होगी। अपना स्टेप 1 जो है ना वो 3rd ईयर के अंदर दे दिया है और आपने अपना स्टेप 2 जो है ना वो आपने देना है फाइनल ईयर के अंदर। तो दरमियान में आपका 4th ईयर ऑलमोस्ट फ्री होता है और फाइनल ईयर भी आपका थोड़ा सा फ्री मिलेगा आपको। तो उस सिचुएशन के अंदर जो है आप US में जाके ना अपना को रोटेशंस कर सकते हैं, इलेक्टिव्स कर सकते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगी। वंस यू आर डन विद द एग्जाम ना आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आना शुरू हो जाती हैं कि आप ये वाली इलेक्टिव्स भी ले सकते हो, वो वाला रोटेशंस भी ले सकते हो। लेकिन जब आपने और अच्छे अच्छे कॉलेजेस जो है ना और अच्छी अच्छी जो इंस्टीट्यूट हैं जैसे मेयो क्लिनिक हो गया, क्लीवलैंड हो गया, ये सारे लोग जो है ना वो इलेक्टिव्स देने से पहले आपसे पूछते हैं कि आपने स्टेप 1 किया हुआ है तो ही वो अलाउ करते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि आपका स्टेप 1 इनिशियल ईयर ऑफ द MBBS जो है ना या मिड ऑफ द MBBS जो है ना वो आपका हुआ हो ताकि जो है ना आप इन बाकी चीज़ों पर भी फोकस कर। जब आप कभी भी आपने पौधा लगाया हो कोई तो जब आप एक सीड डालते हैं तो आप इस उम्मीद से सीड डालते हैं कि इससे एक दफ़ा दरख्त निकलेगा, वो दरख्त जो एक टाइम आएगा ना वो आपको फल देना शुरू करेगा या आपको साया देना शुरू करेगा। तो जब आप सीड लगा रहे हो तो उस टाइम आप उसे ये नहीं कहना शुरू कर देते कि भाई अभी तूने मुझे फल नहीं दिया, अभी तूने मुझे फल नहीं दिया। आप वेट करते हो। इसी तरह USMLE का सीड जो आप आज लगा रहे हो वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता रहेगा। फिर वो 2 या 3 इयर्स बाद टाइम आएगा जब आप ये सारी जो आपकी मेहनत होगी ना फर्स्ट ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर की वो आपको पे बैक करेगी। जब आपका स्टेप 1 जो है ना ड्यूरिंग MBBS ईयर आपका जो है ना वो हो जाएगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आपके लिए फ्रूट्स जो है ना वो दरख्त देने की पोजीशन में होगा। अपने आपको ना अपने पॉजिटिव और स्पोर्टिव लोगों से मतलब सराउंड करने में, ख़ासतौर पे आपके कुछ मेंटोर्स होंगे या आपके जो कुछ सीनियर्स होंगे जो कि USMLE पाथ को बहुत क्लोजली देखते हैं या उसके बारे में बहुत पॉजिटिव है, उनके से आपने जुड़े रहना है। अब आप लाजमी देखें कि अगर आप अपने स्टेप 1 की प्रिपरेशन करें तो अपनी क्लास के हार्डली 2 से 3% होंगे, बाकी सारे लोग अलहदा पाथ पे जा रहे हैं FCPS। तो हो सकता है कि उनके पास टाइम भी ज़्यादा हो सकता है, वो मस्ती मौजे और वो सारी चीज़ें भी ज़्यादा करें। आपके पास ऐसा उतना ज़्यादा सिचुएशन या आपके पास उतना ज़्यादा बफर जोन नहीं होता। तो फिर क्या होता है कि आप थोड़ा डिस्करेज होने लग जाता है कि यार मैंने अपने उस सर पे क्या मुसीबत डाल दिया। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप डिस्करेज होकर इस पाथ को ही छोड़ देते हैं। तो जब आप इस पाथ को छोड़ देते हो फिर आपको एट द एंड ऑफ हाउस जब पता चलता है कि यार अब मैंने जो है ना USMLE स्टेप 1 करना है, तो बजाय इसके कि आप जो है ना इस बात से डिस्करेज हो, अपने लिए कोई मेंटर्स ढूंढें जो आपको मोटिवेट कर सकें। और ख़ासतौर पे जो आपके जहन में कोई क्वेरी आए या कोई परेशानी आए या आप सोच कोई आए तो आप उसके साथ डिस्कस करें, वो उसको पॉजिटिवली वो आपको समझाए चीज़ों को और वो डिफ्यूज़ कर दे और आप इसी पाथ पे कंटिन्यू कर सकते। प्रिपरेशन के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये है कि आपने अपनी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। दूसरा ये कि आपने सिर्फ हाई क्वालिटी रिसोर्सेज पे जाना है। तीसरा ये कि आपने अपना एक प्लान करना है, स्केड्यूल।
चौथा आपने प्रैक्टिस करनी है, बहुत प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करनी है। और पांचवा अपने आप को ना उन मेंटोर्स के सराउंड कर लेना है जो आपको मोटिवेट रख सकें, आपको पॉजिटिव रख सकें और आपको हौसला दे सकें कि यार आप ये कर सकते हो। तो आप अपने स्टेप 1 के जर्नी के अंदर कामयाब हो गए। और अगर आपने स्टेप 1 कर लिया ना तो फिर बाकी चीज़ें आपके लिए स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, आपके पास टाइम भी ज़्यादा हो जाता है आपके लिए दूसरी चीज़ों को जो कि ज़रूरी हैं, जो कि हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो करने का भी टाइम मिल जाता है, जैसे इलेक्टिव्स हो गए, रिसर्च हो गई, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। लेकिन अगर स्टेप 1 आपका मुश्किल है तो फिर आप 4th ईयर फाइनल ईयर इसमें आप स्टेप 1 के अंदर ही फंसे रहोगे। सो अगर आप ये सारे स्टेप्स कर रहे हैं तो आप यूएस के अंदर एक लाइसेंस्ड फिजिशियन बनने के पाथ पर हैं और कुछ अर्से बाद आप एमडी हो गए। अब आपको बताता हूँ कि यूएसएमएलई का पाथ जो है ना, जो कि हम हैं, जैसे हम इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स कहते हैं IMGs, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, लिंक दिया है आपको जो मैं इधर पेश कर दूँगा। आप इस वीडियो को देख सकते हो कि क्यों यूएसएमएलई का पाथ हमारे टफ हो रहा है और उसके लिए क्या हम कर सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।